नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा की नई वैकेंसी आ गई है। इसमें आपको 537 पद देखने को मिल रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि इस वैकेंसी में आपको एज रिलैक्सेशन मिला है या फिर नहीं, ओ लेवल अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कौन से डिग्री डिप्लोमा है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी और इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, इनके रिगार्डिंग आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2025। तो आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस नोटिफिकेशन में पुरुष एवं महिलाएं दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपको 3 पद देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला आपका पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो पे बैंड 9,300 से 34,800 व ग्रेड पे 4,200 लेवल 4 की आपकी ये जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक बनेगी। इसके आपके 112 पद आए हुए हैं। सेकंड पोस्ट है आपकी पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक। ये पे बैंड 5,200 से 20,200 व ग्रेड पे 2,800 लेवल 5 की आपकी जॉब है। इसमें आपकी सैलरी 29,200 से 92,300 बनेगी। इसके आपके 311 पद आए हुए हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, ये आपकी थर्ड पोस्ट है। ये भी आपकी पे बैंड 5,200 से 20,200 व ग्रेड पे 2,800 लेवल 5 की आपकी जॉब है। इसमें आपकी सैलरी 29,200 से 92,300 बनेगी और इसके 114 पद आए हुए हैं। इस तरीके से आपका सभी वैकेंसी का कुल योग बन के आ रहा है 537 पद। आइए जरा अब इन पदों को श्रेणीवार विवरण निम्नगत देखते हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, इसमें आपके जनरल की बात की जाए तो 49 पद आए हुए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के 10 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 29 पद हैं। अनुसूचित जाति एससी के 23 पद हैं व अनुसूचित जनजाति का आपका 1 पद आया हुआ है। इस तरीके से आपकी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 112 पद आए हुए हैं। सेकंड पोस्ट पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, इसमें आपके जनरल के 128 पद आए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस के आपके 30 पद आए हुए हैं। ओबीसी के 83, एससी के 64 व एसटी के 6 पद। इस तरीके से उप निरीक्षक लिपिक का आपका योग बनता है 311 वैकेंसी का। थर्ड पोस्ट है आपकी पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। इसमें जनरल के आपके 50 पद आए हैं। ईडब्ल्यूएस के 10 पद, ओबीसी के 30 पद, एससी के 23 पद व एसटी का 1 पद। इस तरीके से आपका उप निरीक्षक लेखा का कुल योग बन के आ रहा है 114 पद। अगर बात की जाए कि महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी वैकेंसी आई है, तो महिलाओं के लिए इसमें अलग से वैकेंसीज आउट नहीं किए गए हैं। इन्हीं पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। दोनों कैंडिडेट्स इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपकी 20 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 20 दिसंबर 2025 और इसकी अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 20 दिसंबर 2025 और इसकी अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। तो जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर नहीं कराया है तो वो ओटीआर कर लें और फिर वो इसके बाद इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके फॉर्म 20 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 है। आवेदन शुल्क फीस की बात की जाए तो सामान्य, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अभ्यर्थियों को 400 रुपए फीस देनी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 400 रुपए फीस देनी होगी। आइए इसकी शैक्षिक अर्हता देखते हैं कि आपको इन पोस्टों के सापेक्ष क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो सबसे पहली पोस्ट पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए।
और जो आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी वो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड यूनिकोड पर आधारित होगी। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख स्टेनो आनी चाहिए और उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स प्रति मिनट। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थाधारित करना आवश्यक है। 20 आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपको स्टेनो भी आनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर में आपके पास ओ लेवल होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष आपके पास मान्यता प्राप्त कोई एक डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर की, तो फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक पद के लिए। तो इसमें भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें आपको कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर कोर्स की बात की जाए तो कंप्यूटर में आपके पास ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग प्लस ओ लेवल या इसके समकक्ष कोर्स आपके पास होना चाहिए। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा पद के लिए विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता मीन्स इसमें आपकी ग्रेजुएशन जो होनी चाहिए वो वाणिज्य से होनी चाहिए। आपके पास बीकॉम होना चाहिए इस पोस्ट के लिए या फिर आपने लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके लिए आपको कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए और कंप्यूटर में बात की जाए तो आपके पास ओ लेवल का कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई भी कोर्स आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये थी शैक्षिक अर्हता इन 3 पोस्टों के रिगार्डिंग। अगर बात की जाए ऐसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर लास्ट सेमेस्टर में है, तो क्या वो सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। अर्थात अपियरिंग अभ्यर्थी इस परीक्षा फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आप सभी के पास आपका मार्कशीट अवेलेबल होना चाहिए, आपका डिग्री अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अर्थात अपियरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नीलिट के द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल्स थोड़ी देर के बाद आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एज की बात की जाए तो अभ्यर्थियों ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। अर्थात अभ्यर्थियों का जन्म 1 जुलाई 1947 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1997 से पहले का नहीं है और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं है, तो वो सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अर्थात अगर आपकी आयु 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर बात की जाए इसमें एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है, तो आइए आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस वैकेंसी में आपको जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है वो वर्टिकल आरक्षण के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कैंडिडेट्स को भी 5 वर्ष की आयु का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है इस वैकेंसी के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात की जाए तो इसमें पूर्व सैनिक को 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। तो आपको आरक्षण के अनुसार इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है इस वैकेंसी के लिए भर्ती बोर्ड के द्वारा। इस वैकेंसी के लिए एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो आपकी ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसमें आपके 400 अंकों की ऑफलाइन लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपके सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान के 50 शब्द होंगे, 50 प्रश्न होंगे और ये 100 अंकों के होंगे। सामान्य जानकारी, सामायिक विषय, करंट अफेयर, इसके आपके 50 प्रश्न होंगे और इसके भी 100 अंक होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मैथ्स के आपके 50 प्रश्न होंगे और इसके भी 100 अंक रहने वाले हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा
आपकी रीजनिंग, इसके भी आपके 50 प्रश्न रहेंगे और इसके भी आपके 100 अंक रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके आपको 400 अंक मिलने वाले हैं। प्रत्येक विषय में 35% अंक नॉर्मलाइज्ड अंक और फुल 40% अंक नॉर्मलाइज्ड अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आपको हर सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना होगा और साथ ही साथ ओवरऑल आपको 40% स्कोर करना होगा, तभी आपको पात्र माना जाएगा। जैसा आप वर्तमान में 921 पोस्टों पर जो वैकेंसी चल रही है, उसमें आपकी डीबीपीएसटी की डेट आई है, उसमें जिन अभ्यर्थियों के 35% हर विषय में नहीं है और कुल 40% अंक प्राप्त नहीं किए गए हैं, उन अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी से बाहर कर दिया गया है। टाइमिंग की बात की जाए तो लिखित परीक्षा का समय 2 घंटा 30 मिनट 150 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 200 होगी और इस एग्जामिनेशन में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई रहती है सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें आपका चेस्ट का भी मेजरमेंट किया जाता है। सामान्य ओबीसी और एससी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर आपका चेस्ट का मेजरमेंट आना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर। यहाँ पर देखिए आपको नोट डाल के दिया गया है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव आपका अनिवार्य रहने वाला है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नगत हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हाइट की बात की जाए तो जनरल ओबीसी और एससी महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और एसटी महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए इनकी हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की वेट की बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 केजी वेट होना चाहिए। इससे कम वेट पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा भर्ती बोर्ड के द्वारा। आइए अब देखते हैं ओ लेवल के समकक्ष कौन से कोर्सेज हैं जो भर्ती बोर्ड के द्वारा वैलिड माने गए हैं। तो आपका डीओएपी, डीओएमए, एडीसी, एडीसीए, एडीसीएच, एडीसीपी, डीसीए, डीसीएफए, डीसीएस, डीसीटीटी, डीआईपी, डीआईएसए, डीआईएसएम, डीआईटी, डीएसटी, डीटीपी, एमडीसीए, एमडीसीआईएसएम, एमडीआईटी, एमओएमएसपी, सीआईएनएसएन, एडीसीएसटी, एडीएचएन, एडीआई, एडीपी, एडीएससी, एआईटीटी, टीजीडीसीडब्ल्यूडी। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी कोर्स है तो ये सभी वैलिड रहने वाले हैं, परंतु इसमें आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है। यदि यह किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी या फिर एआईसीटीई नीलेट के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और आपने इनको 10+2 के बाद इन कोर्सों को किया है और इनकी अवधि कम से कम 1 वर्ष की अवधि है, तो ये सभी कोर्स आपके वैलिड रहने वाले हैं। आपके सिलेबस की बात की जाए तो सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान आपका 100 अंकों का रहेगा। सामान्य जानकारी सामायिक विषयक आपके 100 अंकों के होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी 100 अंकों की होगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा ये भी आपकी 100 अंकों की होगी। तो आपका सिलेबस सामान्य हिंदी के लिए आपको दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। तो ये आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद आपको कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस दे रखा है। तो आपसे 18 टॉपिक्स पूछे जाएंगे आपके कंप्यूटर में। तो इन 18 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दे रखा है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स का आपको सिलेबस दे रखा है। फिर आपका मैथ्स का आपको सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये टॉपिक्स रहेंगे आपके मैथ्स और रीजनिंग के। ये मैथ्स का ही पोर्शन है, इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी रहते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग का पोर्शन अलग से भी आता है। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग, इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस अलग से देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इनके ये टॉपिक्स आने वाले हैं। बुद्धिलब्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट में आपके इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपको रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स और दे रखे हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं।
तो ये था आपका डिटेल्ड सिलेबस। इसको आप एक नज़र डाल लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये है आपकी यूपी एएसआई की न्यू वैकेंसी, जिसमें आपके 537 पद आए हुए हैं। मैंने आप सभी अभ्यर्थियों से कहा था जो वर्तमान में 921 पदों पर आपकी वैकेंसी चल रही है, उसके लिए टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें, आपको आने वाली वैकेंसियों में मौका मिलेगा। अगर किसी कारण आपका 921 वाली वैकेंसी में नहीं हो पाता है तो फिर आपको यहाँ पर मौका मिलेगा और यहाँ पे आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। तो जो भी अभ्यर्थी टाइपिंग में ढीले पड़ रहे थे, अब अपनी टाइपिंग करते रहो। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आपको मैंने सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ओ लेवल के समकक्ष कौन से कोर्सेज हैं इनके बारे में डिटेल में बता दिया है। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो आई बटन में पिन कर दिया है जिसमें मैंने ओ लेवल के इक्विवेलेंट कोर्सेज कौन से हैं उसके बारे में डिटेल से बताया है। अगर आपको यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि ओ लेवल के समकक्ष कौन से कोर्सेज हैं, कौन से डिप्लोमा हैं, कौन से सर्टिफिकेट हैं जो भर्ती बोर्ड के द्वारा वैलिड माने जाते हैं। तो मैंने आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है और आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए स्टडी गुरु मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।